नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 598 वेबिनार है, 598 वेबिनार नंबर 598। आज के वक्ता हैं अहमदाबाद से वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब, जो आज का उनका विषय है जीवनचर्या, खान पान की आदतें और स्वास्थ्य विचार भाग 4। तो वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर, जय धन्वंतरी। नमस्कार सर, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। इस वीडियो को याद करते हुए मैं वेबिनार की शुरुआत करता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। और साथ में गुरु चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी तक जीवनचर्या, खान पान की आदतें और स्वास्थ्य विचार में हम लोगों ने कई सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। पहले भाग में हम लोगों ने देखा कि जीवनचर्या क्या है, खान पान का महत्व क्या है, खान पान और स्वास्थ्य में अंतर संबंध क्या है। जीवनचर्या, खान पान की आदतें और स्वास्थ्य विचार भाग 2 में हमने देखा कि मनुष्य का जो शरीर है वो किस तरीके से विविध तंत्रों से बना हुआ है, उनका अंतर संबंध क्या है और साथ में अंतर संबंध होते हुए किस तरीके से वे एक दूसरे से अलग हैं और किस तरीके से कार्य करते हैं। उसके बाद तीसरे भाग में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारा जो है उत्थान होना चाहिए और उठते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और उठते समय भूदेवी मातृदेवी का स्पर्श होता है तो उसके बारे में भी, और साथ में मिट्टी चिकित्सा के बारे में हम लोगों ने विहंगावलोकन किया। और साथ में ऊर्जा के जो विभिन्न चक्र हैं, मूलाधार चक्र और बाकी सारे चक्र, सहस्रार चक्र तक, उन सब की बात की। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे दिनचर्या के विभिन्न जो बिंदु हैं, उसमें मलोत्सर्ग है, लेकिन मलोत्सर्ग से पहले उषापान पे बात करेंगे, क्योंकि मलोत्सर्ग करने से पहले उषापान करना जरूरी होता है। तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। उषापान या उषापान का मतलब है सुबह में उठकर पानी पीना। सुबह उठते ही बासी मुंह पानी पीने की आदत को आयुर्वेद के अनुसार उषापान कहा जाता है। यह एक बेहतरीन आदत है जिसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाकर आप कई तरह के स्वास्थ्य लाभ हासिल कर सकते हैं। आयुर्वेद की माने तो उषापान एक रासायनिक चिकित्सा है जो निवारक यानी प्रिवेंटिव आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी मदद से कब्ज, बवासीर, पेट संबंधी समस्याओं से राहत मिल सकती है। इसके साथ ही यह रक्त संबंधी विकारों से भी आराम दिलाने में मदद करता है। सुबह जल्दी उठकर पानी पीने से आपके शरीर को कई तरीके के फायदे मिल सकते हैं। सुबह पानी पीने की आदत को वाटर थेरेपी भी कहा जाता है। जब आप रात को कई घंटों के लिए गहरी नींद की स्थिति में होते हैं तो शरीर में कोई हलचल नहीं होती। उस दौरान शरीर की आंतरिक क्रियाएं भोजन खोजकर बचे हुए
वेस्ट को बाहर निकालने के लिए लगातार काम करती रहती हैं। इसलिए सुबह जागने के बाद शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो और सभी विषैले पदार्थ शरीर से बाहर आसानी से निकल सके। हमारे शरीर में लगभग 70% पानी होता है। बॉडी को बेहतर फंक्शनिंग के लिए अच्छी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। सुबह उठकर खाली पेट रहते हुए पानी पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म लगभग 30% तक बढ़ सकता है, जिससे खाना पचाने में मदद मिलती है। बेहतर मेटाबॉलिज्म की मदद से वेट लॉस भी तेजी से होता है। उषा यानी भोर और पान यानी पीना। इसका मतलब है कि सुबह के समय जब प्रकाश फैल चुका होता है लेकिन अब तक सूर्योदय नहीं हुआ होता, उस समय जो पानी पिया जाता है उसको उषा पान कहते हैं। वैसे भी आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त में जागने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय से लगभग 90 मिनट पहले होता है। उषा पान शरीर के पाचन अग्नि को बढ़ावा देता है, जिससे इससे मजबूती मिलती है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अगर आप तांबे के बर्तन में उषा पान करते हैं तो शरीर के लिए यह काफी फायदेमंद है। आयुर्वेद में आंत से संबंधित समस्या को ग्रहणी रोग माना गया है। ग्रहणी रोग में आम दोष मुख्य कारण होता है। आम दोष अपच या खराब पाचन के कारण होता है। ऐसे में अगर आप उषा पान करते हैं तो इससे पाचक अग्नि मजबूत होती है, जिससे भोजन के पचने की क्षमता बेहतर होती है। उषा पान के दौरान तांबे के लोटे में रखा पानी पीने से वजन कम करने में भी मदद मिलती है। दरअसल जब आप लंबे समय तक तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं तो सुबह भोर होते ही उस पानी को पीते हैं तो इससे शरीर का कफ दोष कम होता है। इस तरह शरीर की चर्बी कम करने में हमें मदद मिलती है। जो लोग नियमित रूप से उषा पान करते हैं उन्हें यूटीआई से भी राहत मिलती है। दरअसल जिन लोगों के किडनी में स्टोन है या जो लोग बार बार यूटीआई से परेशान हैं, उनके लिए यह विशेष कर काफी फायदेमंद है। इसके क्लेंजिंग इफेक्ट बहुत प्रभावशाली है, जो बार बार होने वाले मूत्र संक्रमण यानी यूटीआई से भी बचाव करता है। इससे आपके शरीर में मौजूद टॉक्सिन यानी विषाक्त तत्वों को खत्म कर मूत्र के रास्ते बाहर निकाल देता है। नतीजतन कई अन्य बीमारियां भी खत्म होती हैं, जैसे कब्ज, एसिडिटी बनना इत्यादि। इसके अलावा उषा पान करने से त्वचा पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। पानी हमारे शरीर में फ्लूइड्स की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए जरूरी होता है। हर रोज उषा पान करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति मिलती है। नियमित उषा पान करने से डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहता है और कब्ज की समस्या नहीं होती है। शरीर में डिहाइड्रेशन से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। खाली पेट पानी पीने से सिरदर्द और माइग्रेन जैसी समस्याओं से भी निजात पाया जा सकता है। साथ ही शरीर में पानी की कमी नहीं होती। खाली पेट पानी पीने से शरीर के टॉक्सिक बाहर निकल जाते हैं, जिससे बॉडी का कॉम्प्लेक्शन सुधरता है और त्वचा साफ और ग्लोइंग बनी रहती है। हर सुबह उठकर सबसे पहले कम से कम 1 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी पीने के बाद आप अपने रोजमर्रा के काम कर सकते हैं। कई लोग खाना खाने के बाद ही ग्लास भर के पानी पी लेते हैं, लेकिन ये आदत बहुत खराब है। खाने के तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के आधे घंटे से 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। कई लोग खड़े होकर पानी पीते हैं। यह आदत भी बिल्कुल गलत है। ऐसा माना जाता है कि खड़े होकर पानी पीने से हमारे जॉइंट्स में दर्द हो सकता है, जो आगे चलकर आपके लिए दिक्कत बन सकता है। गर्मी के मौसम में प्यास बुझाने के लिए लोग फ्रिज से निकालकर पानी पीते हैं। वहीं कई लोग तो बर्फ का जमा पानी पीते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप फ्रिज की जगह घड़े का पानी पी सकते हैं। कभी भी एक सांस में खूब सारा पानी नहीं पीना चाहिए।
बल्कि पानी को हमेशा आराम से घूट घूट करके पीना चाहिए। ये पेट की सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में मदद करता है। पानी पीने के फायदे तो हम लोगों ने देखे। इसके साथ साथ पानी अगर उचित मात्रा में पीते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी रेगुलेटेड रहता है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका हाई ब्लड प्रेशर, तो अगर पानी की मात्रा शरीर में अच्छी है तो उसको फ्लो मिलता है, और जो रुकावट होती है उसके कारण जो प्रेशर क्रिएट होता है वो नहीं होता है। साथ में अगर लो ब्लड प्रेशर है तो ब्लड की पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी होने के कारण उसका बहाव बढ़ता है, तो वो लो बीपी में भी हेल्पफुल है। इसके अलावा जितने भी हमारे अंग हैं, चाहे वो यकृत हो, चाहे वो पेट हो, अतड़ियाँ हो, वो सारे के सारे अंग कहीं ना कहीं इनमें जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं उनको निकालने में पानी बहुत ही मददगार है। आप ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए हम लोगों का बाथरूम होता है, हम लोग रोज नहाते हैं, धोते हैं, तो एक मिनट में लगभग वहां पे हमारा शरीर जो है वो तो रोज जो है कुछ ना कुछ हम लोग खा रहे हैं, बराबर। ऐसे हम लोग घर में खूब साफ सफाई रखते हैं, और साफ सफाई रखने के बावजूद इतनी गंदगी होती है। अगर 2 दिन झाड़ू ना लगे तो कितना ज्यादा जो है कूड़ा करकट निकलता है। तो हमारे शरीर का जो साफ होना है वो किस चीज से होना है, तो उसके लिए जो 5 तत्व है उन्हीं से उनका साफ होना होता है। और हम देखें कि अगर मान लीजिए आपने बाथरूम में अच्छे से पिचकारी या फिर प्रेशर से पानी डाल दिया तो आधी गंदगी अपने आप साफ हो जाती है, जिसको तलछट बोलते हैं। तलछट अपने आप साफ हो जाता है। उसी तरीके से अगर पर्याप्त मात्रा में आप पानी पीते हैं, और सुबह में 1 लीटर पानी पीने के लिए इसीलिए कहा गया है कि सामान्य तौर पे हम 1 से 2 गिलास पानी पीते हैं, लेकिन जब सुबह में तो बाकी कोई एक्टिविटी शरीर में नहीं हुई है और एकाएक पानी का प्रेशर जाता है, तो वो सारी की सारी चीजों को रिलीज करना शुरू करता है। तो ये एक बहुत अच्छी आदत है सुबह में पानी पीना। और पानी कब नहीं पीना चाहिए उसके लिए भी कुछ प्रावधान है। गर्म दूध या चाय पीने के बाद धूप से आने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। इसका कारण क्या है कि देखिए, पानी जो है ना एक टेम्परेचर रेगुलेटर भी है। जब हम सर्दियों में देखेंगे कि जब तापमान बहुत कम रहता है तो हमको ठंडा पानी पीने का मन नहीं करता है। हम या तो नॉर्मल पानी पी रहे होते हैं या फिर पानी को गर्म करके पी रहे होते हैं। उसी तरीके से जब गर्मियां होती हैं तो उस समय हम सामान्य पानी या गर्म पानी पीने की बजाय मटके का पानी पीना पसंद करते हैं, या कई लोग फ्रिज का पानी पीना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि पानी जो है उसमें केवल हमारे भोजन को पचाने की या हमारे शरीर के जो दूषित पदार्थ हैं उनको हटाने की ही वो नहीं है, उसके साथ साथ उसमें धारिता भी है, धारण करने की शक्ति है। और धारण करने की शक्ति क्या है? तापमान को धारण करने की शक्ति है। तो जो तापमान है उसको वातानुकूलित करने की शक्ति भी जल में है। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई गर्म पदार्थ आपने लिया और उसके बाद तुरंत ठंडा पदार्थ लिया, तो इसमें होता यह है कि गर्म और ठंडा के कारण सब विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण सर्दी, जुकाम, ऐसी सब समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसी तरीके से एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शरीर का तापमान बदलता है और उसके बाद तुरंत पानी पीने से कोई ठंडा गर्म वाली प्रक्रिया होती है। इसके अलावा धूप में अगर आप बाहर से होके आए हैं तो तुरंत पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। चिकने और तले पकवान खाने के बाद, या मूंगफली खाने के बाद, या कोई भी तैलीय पदार्थ खाने के बाद तुरंत पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं मलोत्सर्ग प्रणाली की। तो मलोत्सर्ग
मलोत्सर्ग क्या है? मलोत्सर्ग एक जैविक प्रणाली है जो जीवों के भीतर से अतिरिक्त और अनावश्यक या खतरनाक पदार्थों को हटाती है। दूसरे शब्दों में, जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं, और साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि के निष्कासन से है। तो मलोत्सर्ग को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मल क्या है। तो जीव शौच के दौरान गुदा के माध्यम से पाचन नली से ठोस, अर्धठोस या तरल अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। बृहदांत्र की दीवारों पर पेशी संकुचन की लहरें, जिन्हें क्रमांकुचन कहते हैं, मल को पाचन नली के माध्यम से मलाशय की ओर धकेलता है। भोजन भी इस मार्ग से होता है। इस प्रक्रिया को डाइजेशन या मलोत्सर्ग कहा जाता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के उपापचय से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प का निर्माण होता है। प्रोटीन के उपापचय से नाइट्रोजन जैसे उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे उत्सर्जी पदार्थों को फेफड़ों के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। सोडियम क्लोराइड जैसे उत्सर्जी पदार्थों को त्वचा द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। यूरिया जैसे उत्सर्जी पदार्थ ओरिक के द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। अब अलग अलग घटक हैं जिनसे मलोत्सर्ग हो सकता है, जैसे त्वचा। तो पसीने में चयापचय अपशिष्ट के कुछ अंश होते हैं। पसीना स्राव की एक सक्रिय प्रक्रिया होती है, ना कि उत्सर्जन की, विशेष रूप से तापमान नियंत्रण और फेरोमोन जारी करने के लिए। इसलिए मलोत्सर्ग प्रणाली के एक भाग के रूप में सबसे अनुकूल परिवेश में इसकी भूमिका न्यूनतम है। विशेष रूप से त्वचा एक द्रव अपशिष्ट का स्राव करती है, जिसे पसीना कहते हैं। फेफड़े, जीवों के फेफड़े श्वसन के अनियमित हिस्से के रूप में लगातार रक्त से गैसीय अपशिष्ट को निकालते रहते हैं, और इससे जो हम सामान्य वायु लेते हैं, जिसमें प्राण वायु रहती है, की मात्रा अधिक होती है, और जब हम उसका उत्सर्जन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। और ये ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों में मिलके हमारे अंग प्रत्यंग में उत्पन्न जितने भी अवयव हैं और जितने भी सेल्स हैं, ऊतक हैं, उन सबको एक जीवंतता देते हैं और कार्य करने की शक्ति देते हैं। वृक्क, रीढ़ वाले प्राणियों की मलोत्सर्ग प्रणाली में प्राथमिक अंग है वृक्क। वे मुख्य रूप से रक्त को साफ करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें शामिल है चयापचय से नाइट्रोजन अपशिष्ट, लवण और अन्य अतिरिक्त खनिजों और अतिरिक्त पानी। मूत्र में 95% जल तथा शेष यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, पिप्यूरिक अम्ल, साधारण लवण आदि होते हैं। मूत्र का निष्पादन बाउमेन संपुट कैप्सूल में होता है। यह प्रक्रिया बाउमेन नामक वैज्ञानिक ने बताई थी, इसलिए उसको बाउमेन कैप्सूल बोलते हैं। मूत्र का पीएच मान 6 होता है, अर्थात मूत्र अम्लीय प्रकृति का होता है। मनुष्य के मूत्र के द्वारा विटामिन सी शरीर के बाहर निकल जाती है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। मनुष्य में यूरिया का निर्माण अमोनिया से यकृत में होता है, जिसको रुधिर से अलग करने का कार्य वृक्क या किडनी करती है। सुश्रुत के अनुसार दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, अर्थात दोष, धातु और मल शरीर के मूल हैं। इनके बिना स्थिर नहीं रहा जा सकता है। ये तीनों जब शरीर को धारण करते हैं तब स्वास्थ्यावस्था होती है, और विषम होने पर शरीर में विकृति पैदा होती है।
तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो हमारे शरीर में अलग अलग तरीके के मल हैं। अब ये जो मल है, देखिए अंततोगत्वा होता क्या है, जो भी चीज हम इनटेक करते हैं कहीं ना कहीं वही चीज आउटवर्ड भी जाती है। यानी एजुकेशन जो है वो भी उन्हीं चीजों का होना है, और जो भी चीज हम लोग इनटेक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पंचभूत है। पंचभूत यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, यही चीजें हैं। अभी यही चीज दोष रूप में भी होती है और यही चीज आपके शरीर को चलाने के लिए जरूरी भी है। तो जब ये सुश्रुत जी बोलते हैं कि दोष, धातु और मल शरीर के मूल है, तो उसमें वो बात करते हैं त्रिदोष की, जो कि कफ, वायु और अग्नि है या पित्त है, और सप्त धातुओं की या अष्ट धातुओं की बात करते हैं, और मल के विविध प्रकार। अभी मल के जो विविध प्रकार हैं उनको मैं अपने समझ के अनुसार 5 चीजों में, 5 तत्वों में देखता हूँ, और उन्हीं के अधिकाधिक्य के हिसाब से उनका मनोत्सर्ग का मार्ग तय हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आकाश तत्व की बात करें तो आकाश तत्व एक वैचारिक तत्व है, तो वो दिमाग में ही उत्पन्न होता है और दिमाग से ही उसका निर्मूलन भी होता है। पॉजिटिव थॉट्स वो इंटेक है, थॉट्स इंटेक है, उसमें से पॉजिटिविटी रख देना कहीं ना कहीं हमारे संवर्धन की तरफ ले जाता है, और अगर नेगेटिविटी होती है तो उसका निष्कासन करना वो आपके थॉट प्रोसेस में, ब्रेन में ही होता है। उसके बाद यदि बात करें तो आता है वायु तत्व। तो वायु तत्व का निष्कासन अगर आप देखेंगे तो आपके फेफड़ों के द्वारा, श्वास नली के द्वारा अधिक तौर पे होता है। उसके अलावा जैसा कि गुरुदेव जी ने बताया, वायु के अलग अलग प्रकार हैं, उसमें से कई सारे जो प्रकार हैं वो हमारी जो स्किन है उसके नीचे के टिश्यूज में है। तो जब हमारे शरीर में गर्मी ज्यादा उत्पन्न होती है और पसीना होता है तो उसके साथ कहीं ना कहीं वाष्पीभवन के साथ गैसेस भी रिलीज होती है। उसके अलावा अगर जल की बात करें तो अब देखिए, दो जो सबसे हल्के तत्व थे वो ऊपर से निकले, और उसके बाद जो है, जो जल है और अग्नि है। अग्नि तो पूरे शरीर में है, अग्नि अगर नहीं होगी तो शरीर की स्थिति मृत प्राय है। तो अग्नि पूरे शरीर में है, लेकिन अग्नि का अगर आधिक्य हो जाता है तो अग्नि को चाहिए कोई ना कोई संबल, क्योंकि उसको धारण करने वाला कौन? उसको धारण करने वाले बाकी के 4 तत्व हैं। बाकी के 4 तत्व उसको धारण करने वाले हैं। अगर आपके दिमाग में गर्मी हो गई तो कहीं ना कहीं उन्माद, अनिद्रा, ऐसी सिचुएशंस होती, तो उसको शमित करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो कहीं ना कहीं ठंडा भोजन, आराम, ठंडी हवा देना, ठंडे वातावरण में रहना, घूमना, टेंशन से दूर रहना, ऐसी सब चीजें की जाती। उसी तरीके से अगर वायु तत्व में अग्नि ज्यादा है तो भी इसी तरीके के कफवर्धक पदार्थों का सेवन करना, स्नेहन करना, और ठंडी वायु में या ठंडे पानी से स्नान करना अगर उसमें गर्मी है वायु। और जल की बात करें, अब 2 चीजें हो गई अग्नि धारण करने वाली। जल की बात करते हैं, जल की बात करते हैं तो अगर जल में अग्नि ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा पसीना आपको होगा, ज्यादा से ज्यादा पसीना होगा, वो बाहर जाएगा और आपके शरीर को ठंडा करेगा। तो इस तरीके से अग्नि निकल रही है। उसके अलावा जब भी आप उत्सर्जन कर रहे हैं, चाहे मूत्र उत्सर्जन कर रहे हैं, चाहे मल उत्सर्जन कर रहे हैं, तो उसके साथ में ऊष्मा निकलती है। अच्छा, ये
तीन तीन तत्वों का उत्सर्जन हुआ। चौथा तत्व जो है जल है, जल भी भारी है, तो जल का उत्सर्जन का मार्ग नीचे की तरफ है। अच्छा, और मल का उत्सर्जन का मार्ग वो भी नीचे की तरफ है। तो जिस तरीके से जो तत्व का आयतन के अनुपात में भार है, उस हिसाब से उत्सर्जन के मार्ग नियत हुए हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये रहती है कि कोई भी तत्व जो है वो किसी अन्य तत्व से बिल्कुल ही विघटित नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें दूसरे तत्व का परिवेश भी मिलता है। तो उसके कारण क्या होता है कि कई बार चीजें बदल जाती हैं। जैसे मान लीजिए जो आपकी अपान वायु है वो नीचे के मार्ग से निकल रही है। क्यों? क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व का और थोड़ा बहुत जल तत्व का और विशेष तौर पर पृथ्वी तत्व का की मात्रा ज्यादा है। तो इस तरीके से उत्सर्जन के अलग अलग मार्ग बने हुए हैं। अब इसके बाद आते हैं सप्त धातुओं पे। तो सप्त धातुएं जो हैं वो रस यानी प्लाज्मा, रक्त यानी खून, मांसपेशियां यानी मांस, मेद यानी वसा, अस्थि यानी हड्डियां, मज्जा यानी बोन मैरो और शुक्र यानी प्रजनन संबंधी ऊतक, ये सप्त धातुएं हैं। और आठवीं धातु जिसको माना जाता है वो ओज है। धातुओं का जो निर्माण है वो किस तरीके से होता है, तो हम जो भी खाना खाते हैं वो पाचक अग्नि द्वारा पचने के बाद कई प्रक्रियाओं से गुजरते हुए इन धातुओं में बदल जाती है। जो भी खाया गया अन्न है वो दो भागों में बढ़ जाता है, सार और मल। सार का मतलब है भोजन से मिलने वाला पोषक तत्व और ऊर्जा, जिससे हमारे शरीर को ठीक ढंग से काम करने की शक्ति मिलती है। वहीं मल से तात्पर्य है भोजन के पचने के बाद जो अपशिष्ट बनता है वो, और इसका शरीर में कोई योगदान नहीं रहता, इसलिए इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन का यह सार वायु की मदद से खून में पहुंचता है और फिर खून के माध्यम से यह पूरे शरीर में फैलकर धातुओं को बनाता है। अभी ये जो अलग अलग धातुएं हैं, तो इन धातुओं का भी जो अपशिष्ट रह जाता है वो उनका मल है। जैसे 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 जो धातुएं भारी होती हैं, जैसे मान लीजिए अस्थि है, तो अस्थि भारी है और ठोस भी है, तो उसका जो मल है वो कहीं ना कहीं जो उसकी उप धातु है, यानी कि नाखून, बाल, इनके रूप में हमारे शरीर में बढ़ते रहते हैं। और जो उसका अपशिष्टतम रूप है, अपशिष्टतम रूप मतलब सबसे थर्ड क्लास खत्म हो गया, ऐसी सिचुएशन, तो उसको आप काट के बाहर निकालते रहते हैं नाखून के रूप। तो इसी तरीके से अच्छा, अभी क्या है, ऐसा सिद्धांत है कि धातुओं के कम या ज्यादा होने से एक ऑप्टिमम लेवल पे अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, आपका शरीर स्वस्थ है और सारी शक्तियों से परिपूर्ण है। लेकिन यदि वो बराबर मात्रा में नहीं है तो कमोवेश होने पे उनसे अलग अलग तरीके के रोगों का भी पता चलता है। जैसे रक्त में अगर कोई कमी है तो उससे अलग अलग तरीके के रोग हो सकते हैं, जैसे रक्ताल्पता हो सकता है, पांडु रोग हो सकता है, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। मांसपेशियों के कमजोर होने की समस्या हो सकती है। फैट ज्यादा होने से अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं, सब लोग जानते हैं। कम होने से अस्थियों में स्टिफनेस आ सकती है, उनको प्रॉपर सपोर्ट ना मिलना जिसके कारण दिक्कत होती है। अस्थियां कमजोर होने से अस्थियां जल्दी टूट सकती हैं। अस्थियों का मांस बहुत ज्यादा होने से
अस्थियां कई बार बढ़ के बाहर निकल आती हैं, ऐसी समस्या होती है। बोन मैरो अगर सही से काम करता है तो आपका रक्त जो है और मांसपेशियां अच्छे से बनते हैं। अगर सही से काम नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उसमें कमी आती है। और शुक्र अगर सही से बनता है तो संतानोत्पत्ति में और आपके शरीर में जो ओज है, शुक्र का काम केवल ये नहीं है कि संतानोत्पत्ति है, उसके साथ साथ आपके शरीर, शुक्र अगर मजबूत है, चाहे वो स्त्री के संदर्भ में बात हो रही हो चाहे पुरुष के संदर्भ में, स्त्री के संदर्भ में आवर्त की बात करते हैं, पुरुष के संदर्भ में शुक्र की बात करते हैं, तो यदि वो अपने पूर्ण रूप में है तो कहीं ना कहीं आपकी सारी जो धातुएं हैं वो अपने पूर्णतम रूप में है। और वो यदि अपने पूर्णतम रूप में है, इसका मतलब शरीर की जो सारी की सारी 16 कलाएं हैं वो आपके पास उपलब्ध है। और यदि शरीर की सारी 16 की 16 कलाएं आपके पास उपलब्ध हैं तो आप एक विशिष्टतम मानव शरीर लेके इस धरा पे विचरण कर रहे हैं। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ये भगवान का वरदान है। तो अब इसके साथ साथ क्या होता है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर धातु में कोई कमी है तो उसका परिलक्षण कहाँ दिखेगा और उसको ठीक कहाँ करना है। मान लीजिए शुक्र धातु में कमी है तो इसका मतलब मज्जा धातु का सही से पचन नहीं हुआ। मज्जा धातु में अगर कोई कमी है तो अस्थि धातु का सही से पचन नहीं हुआ है। मेद धातु में अगर कहीं कोई कमी है तो वो मांसपेशियों का सही से चयापचय नहीं हुआ है। और रक्त धातु में अगर कोई कमी है तो रस धातु का कहीं ना कहीं चयापचय नहीं हुआ है। इन चीजों को समझते हुए ही हमको इसका इलाज करना चाहिए। और एक साधारण फैक्ट जो है वो ये है, गुरुदेव लोग तो बताते ही रहे हैं, अब मैं तो खैर केवल पाश्चात्य तरीके से तंत्र विज्ञान को एक्सप्लेन करके हाथ जोड़ के अब बोल दिया था मैंने कि इस पर्टिकुलर चीज में जो हमारे भारतीय संदर्भ है उसकी जो सूक्ष्म जानकारी और जो पैठ होनी चाहिए, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है। अभी वायु की बात करें, 80 प्रकार की वायु होते हैं, किसी ने आज तक देखा ही नहीं है। अब उनकी सूक्ष्मता तक पहुंचना, उनके प्रकारों को बताना और उसके बाद जो है उनका निदान करना, निदान के बाद उसका इलाज बताना, ये तो वही कर सकता है जिसने सारे के सारे विज्ञान को आत्मसात कर लिया हो, और हम लोग अभी सीख रहे हैं। लेकिन मैं बहुत बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को, इस गंगा में रोज स्नान कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं जो है इस ज्ञान को बटोर रहा हूँ और साधुवाद देता हूँ ऐसे विशिष्ट हमारे जो ज्ञानी जन हैं उनको। श्री राजपुरोहित साहब हैं, श्री ठक्कर साहब हैं, श्री खाट साहब हैं, और इसके साथ साथ जो है वाणपुरिया साहब आंचलिक तौर पे जो भी करते हैं तो वो बताते हैं। उसके अलावा जो पंशुरिया साहब हैं, अन्य भी बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है इस समय मेरे दिमाग में नाम ना आया हो, लेकिन ये जो श्रुति के द्वारा और लेखन पठन के द्वारा और उसके अलावा जो आत्मसात किया गया है और स्वानुभूत चीजें हैं, ये कर पाने वाला ही भारतीय वैद्य इस चीज को बता सकता है, आयुर्वेद की सूक्ष्मतम चीजों को बता सकता है। और बिना उसको जाने समझे सच में आयुर्वेद की प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से और भी इस संदर्भ में आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। शुक्रिया, आभार त्रिपाठी साहब का। आज उन्होंने जलपान के बारे में और मल के बारे में जानकारी दी और सप्त धातुओं के बारे में भी जानकारी दी। अब पुरोहित साहब से विनती है कि 2 शब्द कहें। पुरोहित साहब। हाँ सर, नमस्कार। बहुत अच्छा
आज का जो सब्जेक्ट रहा, शुरुआत उषा जल से, उषा पान से लेकर मलोत्सर्ग, रस धातु, उपधातु और मल मलोत्सर्ग के अंदर के जो प्रकार लिए हैं उसमें बहुत समझने लायक आज का वेबिनार रहा है। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तिवारी जी को, और उसमें जो थोड़ा बहुत स्पेशल कमेंट में लेना चाहिए, इतना लेने के बाद मैं प्रस्तुत करूंगा। पहली बात, उषा पान के बारे में बहुत अच्छा बताया। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, डाइजेशन सिस्टम को एक्टिव करते हैं, डिहाइड्रेशन होने नहीं देते हैं, माइग्रेन का जो प्रॉब्लम है उनके लिए भी अच्छा होता है। लेकिन सुबह सुबह में जब हम निहार मुख पानी लेते हैं तो कई लोग को आदत होती है, थोड़ा पानी पिया तुरंत ही टहलने को निकल जाते हैं या तो वॉक के लिए निकल जाते हैं। पानी का नियम उसने बहुत अच्छा बताया कि खड़े खड़े पानी पीने से हमारे जो ढींचने होते हैं, हमारे जो हड्डियों का पार्ट होता है उसको नुकसान करता है, क्योंकि डायरेक्ट पानी सेल्यूलाइज है, उनको डाइजेशन सिस्टम में से पसार नहीं होने का रहता है, तो वो पानी सीधा ही सीधा हमारे मूत्र मार्ग पर पहुंच जाता है और वहां से उत्सर्ग की क्रिया से पहले उनकी जो स्टीम बनती है वो हमारे जॉइंट को नुकसान कर सकती है। तो पानी पीने के बाद सुबह सुबह में ज्यादा पानी पिया तो बहुत ठंडा जो फ्रिज का पानी भी नहीं पीना चाहिए, चमगादड़ पानी पीना चाहिए, और पानी पी के तुरंत ही चलने की कोशिश नहीं करना चाहिए, नहीं तो हर्निया, सारण गांठ जिनको बोलता है, वो होने की संभावना बढ़ जाती है, या तो एसाइटिस जलोदर भी हो सकता है, क्योंकि सुबह का पानी हमारा जो स्टमक एकदम शांत शीतल होता है और थोड़ा सा पानी उसमें जाने के बाद थोड़ा वो एक्टिवेट बनता है, और उस समय पे पैदल ज्यादा चलने की कोशिश करने से उसमें भी एसाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। बाद में बताया मलोत्सर्ग। मलोत्सर्ग के बारे में तो ज्यादा तो क्या बताऊं, मल त्याग प्रवृत्ति है, तो उसके अंदर भी जैसे आपने बताया कि 7 प्रकार के हमारे धातु है, 8वीं कोई धातु नहीं है। 8वीं जो हम ओज को धातु समझते हैं वो उप धातु है, उसको मैं लूंगा, लेकिन पहले 7 धातु, और 7 धातु के साथ 7 मलादिक जुड़े हुए हैं। सिर्फ हम मलोत्सर्ग यानी कि सुबह में हमारा जो मल त्याग प्रवृत्ति कोई मलोत्सर्ग समझते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सारंद्र जी ने बताया है, जिह्वा नेत्र कपोलानाम जलम पीतम च रजकतम कर्णवीसन्ननादत्त मोक्षम मेददीजम मलहम नखा नेत्र मलम वक्त्रे सिक्तत्वम पितिकास्तथा जायते सप्त धातूनाम मलायंतायनुक्रमात्। जैसे आंख में से जो निकलता है चिकना पदार्थ, मुंह में से पानी निकलता है और आंख में से पिया निकलते हैं, ये सब रस धातु का मल है। और जो रंजक पित्त, मेरा सब्जेक्ट चालू ही है, वो रंजक पित्त जिनको बोलते हैं, और रक्त धातु का मल है। कान में से जो हम मैल निकालते हैं वो मांस धातु का मल है। जीभ, दांत, भूख, लिंग आदि के ऊपर का जो मेल निकलता है वो मेद धातु का मल है। और नाखून है वो हड्डियों का मेल बोला जाता है। जैसे दांत है, दंत है हमारे, तो दंत और नख दो चीज हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, लेकिन हड्डी का मेल नाखून है और उपधातु है वो दांत है। हड्डी का जो उपधातु है वो दांत है। ज्यादा नहीं लूंगा समय। तो मुख के ऊपर चिकना पदार्थ निकलते हैं और खिल जिनको बोलते हैं, पिंपल निकलते हैं, और सब मज्जा धातु का मेल रहता है। फोलियां जो होती हैं वो, और सभी धातु में इसी तरह से 7 प्रकार के धातुओं का मल होता है। वैसी तरह के 7 धातु का उपधातु भी होते हैं। जो मेद की उपधातु पसीना है, हड्डी की मध्य धातु दंत है, मज्जा की उपधातु बाल है, शुक्र की मध्य धातु मतलब वीर्य की उपधातु ओजस है, जिनको हम ओज बोलते हैं। इसी तरह से 7 प्रकार के धातु होते हैं, उसके 7 उपधातु होते हैं,
इसके ऊपर 7 मलादिक होते हैं और उसके ऊपर 3 दोष, वात, पित्त और कफ। तो 7 धातु, 7 उपधातु, 7 मलादिक का शुद्ध करना, या तो शुद्ध होने के बाद हम वात, पित्त, कफ से उसका निदान कर सकते हैं और उनकी मरीज की सेवा कर सकते हैं। अस्तु। आभार आभार, शुक्रिया पुरोहित साहब का। अब ठक्कर साहब से विनती है कि 2 शब्द कहे। ठक्कर साहब। जय धन्वंतरी। मैंने तो आधा सुना और मेरा एक फोन आ गया तो मुझे लेफ्ट होना पड़ा था, लेकिन उषापान का जो मैंने सुना, जलपान शुरू में, तो एक बात मैं अपने हिसाब से कहना चाहूंगा कि ताम्रज पात्र में जल रख के लेने की शास्त्र में जो बात कही है, तो ये पानी जो है ना चार्ज होता है ताम्र में रखने से, और वो कितना अंश या कैसे क्या होता है ये थोड़ा एनालिसिस या रिसर्च का सब्जेक्ट है। लेकिन ताम्र जल पीने से, ताम्र युक्त जो ताम्र के बर्तन में जल पीने से बॉडी में मलोत्सर्ग क्रिया में काफी फर्क पड़ता है। ये कई मरीजों के कहने से हमें ध्यान में आया है। दूसरी एक बात जो है कि पुरोहित साहब ने अपने अभी बताया मल, जो सप्त धातु के मल, आज कोई भी आदमी ये महसूस करता है जैसे दिन में नींद खुलती है और बिस्तर से उठता है तो आंख, कान, दांत, नाक सब जगह अपने द्वार पे मल आके निकलने को तैयार रहते हैं। ये प्रोसेस जो बन रही है उत्सर्ग क्रिया की, ये पूरी प्रक्रिया जो है वो दिनचर्या से जुड़ी हुई है, और पानी के माध्यम द्वारा ये पूरी जगह जहां जहां उसको निकलने की जगह मिलती है वहां पे वो पहुंच जाती। तो और आंख में अगर ज्यादा चीप आता है या दांत में मल ज्यादा होता है तो उससे ये पता चलता है कि कौन सी धातुगत धात्वाग्नि में फर्क पड़ा है। वैद्य लोग इससे निदान करने में सुविधा होती है। तो ये सब भी मरीज को जब भी कही जाए तो ये भी कहने से उसका निदान सही हो सकता है। ज्यादा न कहते हुए इतना कह के मैं विराम लेता हूं। अस्तु। जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरी। आभार, शुक्रिया त्रिपाठी साहब का, पुरोहित साहब का और ठक्कर साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद। सरस।